मानना पड़ेगा रेलवे को। जो कटआउट वगैरह जो छोटी मोटी शॉर्ट नोटिसेस मिलती थी उसमें जो कुल पद थे 32,458, वही का ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आज रिलीज किया जा चुका है। आप सभी बच्चों को यहां पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय डियर चैनल। अब यहां पर जो फुल नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या वैकेंसी का यही एंड पॉइंट रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आप सबसे। कि आप लोग भी यहां पर अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जितने भी वैकेंसीज आई हैं, क्या जो 54,000 एक्सपेक्टेड था, 50,000 प्लस एक्सपेक्टेड था, क्या वो टेंटेटिव अभी भी आने वाले दिनों में कुछ बढ़ने का चांसेस हैं, या फिर ये 32,000 पर ही सिमट कर रह जाएगा? आप लोगों का कमेंट भी यहां पर मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे लोग इन्वॉल्व हो, और मैं इस बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करूंगा आप सभी से। ठीक है, चलिए हम लोग फिलहाल जो क्या क्या नए बदलाव हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उस चीजों के बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो सेंट्रल नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में देख लो। ये सब कर्मचारी ये सब काम करते हैं, उनके फोटोज उन्होंने लगाए हुए हैं। यही सब काम ग्रुप डी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं के ऊपर बात करनी है। जो डेट है 22/1/2025, डेट ऑफ पब्लिकेशन आज और कल से ही आप लोग देख पा रहे होंगे जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन ही होगा। ये बार बार रेलवे ने अपने इस नोटिफिकेशन में डाला है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, कहीं पर भी वो चले जाते हैं और वो बोल देते हैं सबको कि मैं तुमको ऑफलाइन करवा दूंगा, मैं तुम्हारा ऐसे भर्ती करवा दूंगा, मैं तुम्हारा ऐसे फॉर्म भर दूंगा। सेंट्रल रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी का, वहीं पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपने अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं बनाया है रेलवे का, अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया रेलवे का, तो नए तरीके से अकाउंट बनाना है। वो सब कुछ कैसे होगा, क्या करना है, अगर आपको सच में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इस पर भी हम आपको एक नई जानकारी और सटीक जानकारी लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कल से हो जाएगा और 22 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। क्लोजिंग टाइम यहां देख सकते हो आप एप्लीकेशन का। ठीक है दोस्त, चलिए अब हमारा यहां पर हमने जो यहां पर देखा हुआ है डेट ऑफ एप्लीकेशन फी लास्ट 23 तारीख तक रहने वाला है, जो आपका एप्लीकेशन फी आप जो सबमिट करोगे। अच्छा हाँ, रिफंड के लिए भी कैसे अप्लाई होता है? रिफंड के लिए भी वहां पर आपको फॉर्म में जब आप फिल करोगे अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स अलग से फिल करना होगा अगर आप रिफंड के लिए तभी एलिजिबल होगे, अदरवाइज नहीं होगे। सभी चीजों के बारे में बात करूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है, जो वैकेंसीज आई है हमारी टोटल, जो यहां पर देख पाओगे आप 32,438 जो वैकेंसीज टोटल आई हुई हैं। अब जो एज ग्रुप है 18 से 36, यहां पर ये बच्चे भर सकते हैं। अभी जो इनिशियल पे होगा वो 18,000 मिलने वाला है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, ये 7th है जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से दिया जाएगा। देखो ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि 8th जो पे ग्रेड 8 जो पे कमीशन है वो आ चुका है, 2026 से लागू होगा। लेकिन इस वाले जो वैकेंसी आई है इस पे आपका 7th पे कमीशन लागू होने वाला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात अब तक समझ में आ गई मैं क्या बच्चों लोगों को बताना चाह रहा हूं? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। कोई नीड नहीं है आईआईटी की 10th पास वाले बच्चे, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बस इतना ध्यान रखिएगा। जो एग्जामिनेशन का डेट है देखो साफ साफ यहां मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1 में साफ साफ मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन whose final result will be declared after the closing date of online submission of application form should not apply। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो फॉर्म भरने का जो डेट है ना, जो लास्ट डेट है, उससे पहले पहले देखो, जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया है 10th का, तभी जाकर के आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर जो फाइनल डेट है इसके बाद रिजल्ट आएगा तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप फॉर्म नहीं फिल करिए, आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप पहली पहली बार अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बस देखना चाहते हैं कैसे लेवल के सवाल आते हैं, वैसे हम यहाँ पर अभी अब सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे, कैसे कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बस चाह रहा है कि हम देख लें सर ट्राई करके कैसा रेलवे का फॉर्म होता है, कैसा एग्जाम होता है, सब कुछ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप फिलअप कर दीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा वो एंड डेट के बाद आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो हम इंपॉर्टेंट बातों पर बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब तो सब कुछ पता ही है आपको।
डिक्लेरेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये सब कुछ हो चुका है। ओके, अब चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमारे इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बता दिया है लास्ट डेट, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट डेट है वो हमारा 22 फरवरी का जो लास्ट डेट है, इसको ध्यान में रखना है सही बच्चों को। 22 फरवरी 2025 ये लास्ट डेट है, इससे पहले ही भर देना है। अब तक किसी भी एग्जाम डेट के बारे में नोटिफिकेशन नहीं आया है, आ दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से पहले आने वाला है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, जो एप्लीकेशन फी है वो रुपीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए कितना होने वाला है, 500 रुपए होने वाला है। अब जो SC ST है और PH के लिए कितना होने वाला है, 250 रुपए होने वाला है। ऑल कैटेगरीज फीमेल में भी जो एप्लीकेशन फी होने वाला है वो कितना होने वाला है, 250 रुपए होने वाला है। फी रिफंड का जो प्रोसेस, स्टेज 1 अपीयर करने, क्लियर नहीं करना है, बस एग्जाम में जाकर के बैठ जाना है। एग्जाम में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्म भरने से रिफंड नहीं मिलेगा आपको। फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन में जाना होगा एग्जाम देने के लिए, तभी जाकर के आपको रिफंड मिलने वाला है। आ जाता है 2-3 महीनों में आ जाता है। जो जनरल के लिए वो 400 रुपए है। ओबीसी के लिए जो रिफंड आएगा आपको 250 का 250, सॉरी ओबीसी वाले बच्चों का 250 रुपीज रिफंड आएगा, जनरल वालों का 400 रुपीज रिफंड आएगा। याद रखना है 500 में से 250 आएगा, देख लेना EWS ST और ST वालों का, और ऑल फीमेल कैटेगरी का 250 का 250 रिफंड आ जाएगा। तो जो जनरल वाले हैं सिर्फ उसका 400 रिफंड आएगा, ओबीसी वाले EWS वाले का 250 ही रिफंड आना है। ये बात ध्यान से सुन लेना। चलिए अब हम लोग और आने वाले, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। पहले देख लो भैया, कोई भी ऑफलाइन मोड से पेमेंट नहीं करना है, कोई भी ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा एज लिमिट है, अब इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बड़ा ये सवाल बन जाता है कि मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, और ये कब से प्रमाणित माना जाएगा, ध्यान से देख लेना। 1 जुलाई 2025 से। कब से? 1 जुलाई 2025 से आपको कैलकुलेट करना है। आपका एज लिमिट मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 36 ईयर्स है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल के लिए टोटल पोस्ट कितनी है, 13,957। EWS के लिए कितनी है, 3,101। ओबीसी के लिए कितनी है, 8,153। SC के लिए 4,699 और ST के लिए 2,474। अब जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जो ओबीसी है इनके लिए 3 साल, जो SC ST है इनके लिए 5 साल, और जो बाकी एक्स सर्विसमैन है इसमें 3 साल, UR EWS का, नॉन क्रीमी लेयर का 6 साल, SC ST का 8 साल, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं वो UR ES का 10 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 13 साल, SC ST का 15 साल, और यहाँ पर जो हमारे अदर कैंडिडेट्स हैं उनका सभी लोग। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड बन जाता है, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम लोग, रिफंड कैसे मिलेगा। सर हम लोग जो पेमेंट करेंगे उसका आपको रिफंड कितना मिलेगा, 400 रुपए या 250 रुपए। 400 रुपए किसका, जनरल वाले का, 250 OBC SC ST फीमेल सबका 250 का 250 वापस। फीमेल तो 250 भर रही है, उनका 250 टोटल वापस हो जाएगा। SC ST भी 250 लग रहा है फीस, उनका भी टोटल वापस हो जाएगा। OBC वाले का बस देखना है, भर तो रहे हैं 500 लेकिन रिफंड होगा 250। EWS वालों का भी सेम OBC के जैसा। अब यहां पर देख लीजिए क्या बोला, अटेंडेंस लगाना है फर्स्ट स्टेज CBT एग्जामिनेशन में, अकाउंट फ्रॉम विच दे हैव मेड पेमेंट। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एक्टिव रहना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर 10th के जो स्टूडेंट्स हैं ये गलतियां करते हैं, वो सिम बदलने की आदत में होते हैं, नए जो नया में भी रिचार्ज ऑफर आ जाता है, जो भी नया ऑफर मिल जाता है तुरंत सिम बदलते रहते हैं, 5-6 सिम कार्ड रखते हैं। ऐसी गलती रेलवे के फॉर्म में भरते दौरान ना करें। जो भी आप नंबर, जो भी मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी आप वहां पर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां पर यही है कि वो नंबर थ्रू आउट, जब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है तब तक आपका वो नंबर फिक्स रहना चाहिए। जो भी रेलवे को नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल और भी कोई भी अन्य जानकारी भेजनी होगी तो वो उसी नंबर पर आपको मैसेज कर कर इत्तला करेंगी। तो ईमेल आईडी को कृपा करके चेंज ना करें, और मोबाइल नंबर को जो आप यहां डालिएगा वो आपके पास उपस्थित होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। रिचार्ज रहेगा तभी तो मैसेज भी आएगा ना बच्चा। ऐसा नहीं कि तुमने 1 महीने का रिचार्ज कराया और जब एडमिट कार्ड के टाइम पे आया रिचार्ज नहीं करवाए और तुमको नोटिफिकेशन नहीं मिला, अब तुम बैठते रह जाओगे, हमें पता ही नहीं चला कब सर एडमिट कार्ड आया, हमारे जोन का हमें तो कुछ भी नहीं पता चला, रेलवे वाले मैसेज नहीं भेजते हैं,
उन्होंने मैसेज भेजा था, आपने रिचार्ज नहीं करवाया था, इस वजह से आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। फिर नेम ऑफ द बैंक, जब रिफंड के टाइम पर बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर भरना है और क्या बैंक का नाम है और उसका आईएफएससी कोड, ये सभी भरना है, तभी जाकर के लिए आपका रिफंडेबल पोर्शन के लिए आप अप्लाई हो पाओगे। बात समझ में आ गई? तो देख लीजिए भैया, ये है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर द टू कैंडिडेट्स। ये सभी कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग कॉल कर सकते हैं और इस पे एसबीआई वाले ईपे पे अगर कोई भी बच्चे लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होगा तो फॉर्म भरते टाइम या फिर एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग आप यहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन से पोस्ट पर वैकेंसी कितनी आई है। जो पॉइंट्समैन है बी, उस पे टोटल पोस्ट है 5058। असिस्टेंट है जो ट्रैक मशीन का वो 799। जो असिस्टेंट ब्रिज के रहेंगे वो 301। 13,000 सबसे जो हाईएस्ट है वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का 13,100 प्लस वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट का पीवे का 247, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू का 2,500 प्लस वैकेंसी। असिस्टेंट टीआरडी का 13,081 वैकेंसी। चलिए असिस्टेंट एसएनटी 2000। फिर सभी लोग आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरह से सारे। असिस्टेंट लोको श्रेड टोटल वैकेंसी हो जाएगा 32,438। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसा कि आपको बताया हुआ है मैंने, जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती है उसके लिए कैसा मैट्रिकुलेशन 10th लेवल का आपका होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से चलेगा। यहां पर तो बोला गया है आईआईटी सर्टिफिकेशन रेलेवेंट एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है ना दोस्त, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रीड द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीटली बिफोर अप्लाइंग। अब देख लेते हैं जो फिजिकल एजिबिलिटी है वो मेल का क्या रहने वाला है। मेल का जो फिजिकल एबिलिटी देखो, क्योंकि चार भागों में यहां पर 4 तरह का सीबीटी टेस्ट होगा पहले, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन्हीं चारों मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। इसी के लिए जो आपका फिजिकल एजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, लिफ्ट कैरी कर सकते हो मेल कितना 35 किलो तक का सामान, और डिस्टेंस कितना 100 मीटर 2 मिनट में, एक चांस में, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, है ना। बिना वेट 35 किलो का जमीन पे रखे 100 मीटर भागना है 2 मिनट तक। 1000 मीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है जी, एक बार में करना है। और फीमेल के लिए यही चीज हो जाएगा, 20 किलो का 2 मिनट में 100 मीटर तक, और 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। ये बात समझ में आ गई फिजिकल स्टैंडर्ड। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि देखा आपको जैसा है इंडियन रेलवे का GOV इन वाले वेबसाइट पे जाकर के करना है आपको अप्लाई। फिर उसके बाद ये जो आपके 4 मोड्स ऑफ सिलेक्शन है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, टोटल एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना होने वाला है 90 मिनट का, जिसमें जीएस के जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 और एग्जामिनेशन का मिनट है 90। जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा। ये बात का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40% कम से कम जो मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस इससे नीचे भैया तो कोई चांस ही नहीं है, नामुमकिन ही है, समझ लेना। ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30 और एसटी के लिए भी 30% है। ये ध्यान में रख करके आपको चीजें करनी है। सिलेबस क्या मैथ्स का होने वाला है एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। रीजनिंग का क्या होने वाला है, जीएस का क्या होने वाला है और जीए का क्या होने वाला है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर हमने आपको जो कंप्लीट डिटेल के बारे में चीजें बताई हैं, अगर यहां पर आपको दोबारा से एक वीडियो चाहिए, अभी आईआईटी और जो 10th वाला है इस पे एक डाउट है, अब इस डाउट पे मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा। और एक बात और की जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं 32,000, अभी यहां पर मैं फाइनली नहीं कह सकता या कोई भी नहीं कह सकता कि इतनी ही वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसके बाद जो आगे बढ़ने के चांसेस है वैकेंसीज के, ये थोड़े बहुत आसार दिख रहे हैं। आप लोगों के क्या मत हैं, आप लोगों के क्या राय हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपके राय, आपके कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कमेंट करके हमारे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शबा खैर।